हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए रेलवे ने एएलपी की पोस्ट के लिए एक रिक्वायरमेंट लॉन्च किया है। ये रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ओरिजिनल दोस्तों, इसमें फेक वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो www.rrcjaipur.gov.in पर जाकर के स्विच कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि ये न्यू एएलपी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पहले से रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वो अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच करके एएलपी बनना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की सर्विस गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑफर है। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीडीईसी। देखिए पहले होता क्या था कि अगर आपको एएलपी बनना है तो आपको 3 फेसेस से गुजरना पड़ता था। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम, सीबीटी सेकंड एग्जाम और सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम। तीनों एग्जाम को जब आप क्रैक करते थे तब जाकर के असिस्टेंट लोको पायलट बन पाते थे। लेकिन जो पहले से कर्मचारी किसी भी पोस्ट में रेलवे में काम कर रहे हैं, अगर वो लोको पायलट बनना चाहते हैं और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं, तो वो लोको पायलट केवल एक रिटन एग्जाम को कंप्लीट करके बन सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म अप्लाई होगा 7 अप्रैल 2023 से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया जाएगा और 6 मई 2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। देखिए हम एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये लोको पायलट के नाम से ये वैकेंसी है, पोस्ट भी लोको पायलट की मिलेगी, जिसमें टोटल वैकेंसी है 238 पोस्ट। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी रेलवे संस्था है जिसमें 238 पोस्ट, तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। तो ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा मत कहिए आप, क्योंकि ये एक जोन का है। क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी कर्मचारी अपने जॉब पे सेवानिवृत्त कर रहा होता है, तो कुछ दिन बाद वो बहुत कंफर्ट जोन फील करने लगता है, यानी कि स्टेबल अपने सर्विस को समझने लगता है। वो अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच करना ही नहीं चाहता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कि जिस पोस्ट पर वो कार्यरत है, अपने उस पोस्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। जैसे कि आप ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोको पायलट बनना चाहते हैं। बाकी जो ग्रुप डी में काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारा यही सब कुछ सही है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 238 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। एक एक करके बात करते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, यहां पर मैं आपका एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि इसमें A1 क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 होना चाहिए, 10th होना चाहिए, यानी कि आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। फिर देखिए इसके अलावा जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है वो क्या क्या आपसे मांगा गया है। ITI का, उसमें भी कौन कौन सा ट्रेड्स अलाउ है यहाँ पर, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलीरेट मेंटेनेंस का, है ना, मैकेनिक के पोस्ट पे जो रहता है, और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्होंने ऑफर दिया कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आपका ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, इनमें से भी अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और इन्होंने यहां पर पूरा साफ साफ कह दिया है कि भले ही क्वालिफिकेशन आपके हाथ में हो, आपके साथ में हो, लेकिन अगर आप रेलवे के कर्मचारी नहीं है तो फॉर्म को अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। रेलवे में किसी भी पोस्ट में अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो भी आप अगर इस क्वालिफिकेशन को ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टेप आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, बिल्कुल शिद्दत से सुनना है इस सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, इसी प्रकार का न्यूज नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो। देखिएगा यहां पर एज लिमिटेड क्या मांगा गया है। एज लिमिट की जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए तो 42 वर्ष रखा गया है, जो ओबीसी के हैं 45 ईयर और ST SC के लिए है 47 ईयर, यानी कि 47 वर्ष। एज में कोई भी दिक्कत नहीं है, एज रिलैक्सेशन बहुत है। और यहां पर एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, क्योंकि आप खुद एक रेलवे का ही कर्मचारी है और अपने रेलवे के कर्मचारियों से ही क्या फॉर्म अप्लाई करने का फीस लेगा, वो तो आपको खुद देता है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को, कि सेम ग्रेड पे लेवल स्केल फॉर विच GDC इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। ये
आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप डी में एक पोस्ट होती है नॉन सेफ्टी के नाम से, तो उस नॉन सेफ्टी को आप स्विच करके, आपको स्विच करा करके सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट पर रखा जाने की दोस्तों ये रिक्वायरमेंट आई है ना। कहने का मतलब इनका ये है। फिर देखिए ये वेबसाइट्स हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं देखिए इसका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं इसका पीडीएफ लिंक कर दूंगा, है ना। फिर मेडिकल फिटनेस के बारे में मैंने बताया। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि जैसे कि आप एएलपी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एएलपी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको 3 फेसेस से गुजरना पड़ेगा ना, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और रिटेन एग्जाम, है ना। अगर इन तीनों में आप क्रैक करते हैं, तीनों एग्जाम को आप पास आउट करते हैं, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट पा सकते हैं। लेकिन इसको कंप्रेस्ड करके यहां पर लिखा गया ना, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्रेस्ड, है ना, कंप्रेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसको कंप्रेस्ड करके क्या कर दिया गया है, यानी कि एक सीबीटी रिटेन एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर उस सीबीटी रिटेन एग्जाम को अगर आप क्रैक कर देते हैं तो आप एएलपी बन जाएंगे। फिर देखिए और एक चीज और मैं आपका यहां पर क्लियर कर दूं कि आप भले ही रेलवे का ही कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को अगर आप देंगे तो निगेटिव मार्क है, 1/3 निगेटिव मार्क है। रिटेन एग्जाम एंड 1/3 निगेटिव मार्क अलाउ है यहां पर, यह भी आप सुनते चलिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाना है। तो फॉर्म देखिए ऑनलाइन ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना, वो फॉर्म आपका कैंसिल माना जाएगा। यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ 13 नंबर का यहां पर पॉइंट देखते हैं कि इनवैलिड एप्लीकेशन, किस किस केस में आपका फॉर्म को इनवैलिड कर दिया जाएगा। देखना, एप्लीकेशन विथ फॉलोइंग डेसिशियंस on or more than one will be summarily rejected, यानी कि कौन कौन से केस में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहला है कि एप्लीकेशन सेंड थॉट ऑफलाइन मोड मैनुअली एंड नॉट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, यानी कि अगर आप ऑनलाइन इसको नहीं रजिस्टर करते हैं, ऑफलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। फिर है एप्लीकेशंस विच आर इनकम्प्लीटेड इन एनी मैनर। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना, तो कई सारे कॉलम्स आते हैं, उस कॉलम्स में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मांगा गया होता है और आपको उस इंफॉर्मेशन को फुलफिल करना होता है ना। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका उस केस में इनवैलिड माना जाएगा आपके फॉर्म को, है ना। अगला है कि कैंडिडेट नॉन पासिंग फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपका इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा। ओवर एज के कारण भी आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, लेकिन फॉर्म जो रिजेक्ट है ना वो बाद में हमें पता चलता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या है, इसके पीछे एक साइंस है। क्या होता है दोस्तों, जैसा कि देखिए ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये वेबसाइट्स, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, कोई भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो एक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होता है। बेसिकली चाहे वो फॉर्म भी उन्हीं का हो और वो एप्लीकेशन भी उन्हीं का हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, रेलवे का ही एप्लीकेशन है, जयपुर नाम से, है ना, आरआरसी जयपुर। तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई जब आप करेंगे तो मान लीजिए कि कोई कॉलम रह गया जिसको भरना था लेकिन आपने भरा नहीं, वो छूट गया, तो आपका इनवैलिड तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो वेबसाइट है ना उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए परमिशन दे देगा, अलाउ कर देगा कि इस फॉर्म को सबमिट किया जाए। तो आपका उस टाइम पर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन जब आपके उस डेटा को, आपके उस फॉर्म को एक्सेस करते हैं, वो बोर्ड एक्सेस करती है, जैसे कि रेलवे एक्सेस करेगी चेक करने के लिए कि आपसे जो रिक्वायरमेंट हमने किया था, जो हमने क्वालिफिकेशन मांगा था, जो एज लिमिट दिया था, क्या आप उसी के अंदर फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका फॉर्म को सबमिट कर लिया जाएगा, अगर नहीं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब जाके हमें बाद में पता चलता है इसीलिए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। एप्लीकेशन कभी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता है, वो अलाउ कर देता है उसको सबमिट करने के लिए। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये था कि फॉर्म रिजेक्ट बाद में क्यों होता है ना। तो ये रहा टोटल अपडेट्स। इसका जो एएलपी बनना चाहते हैं कर्मचारी, वो बिल्कुल, अगर ये क्वालिफिकेशन उनके पास है तो फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल करिए। ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, इस मौके को आप हाथ से जाने मत दीजिए। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आप रेलवे के एक कर्मचारी हैं। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप
कमेंट पिन करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा, उसका आंसर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का न्यूज नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को बिल्कुल दिल खोल करके एक बार शेयर करते रहिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का टाइम के अकॉर्डिंग देखिए अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ नहीं है। 7 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई करना इसका टाइम है 7 अप्रैल से, वो भी टाइम दिया गया है 10 बजे से, है ना, 10 बजे से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल डिटेल मैंने आपके सामने रखा और पूरा विथ प्रूफ के साथ रखा है ना। देखिए कोई भी चीज जब मार्केट में सर्कुलेट होने लगती है ना, तो इसका मतलब कि वो न्यूज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उसको जांचना, उसको रिसर्च करना, उसको टेस्ट करना, चेक करना, ये सब हमारा काम है। पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि ये न्यूज बिल्कुल सही है, करेक्ट है, राइट है या फिर नहीं, इसके बाद ही उन चीजों को उठाकर आपके सामने रखते हैं। तो ये न्यूज, ये नोटिफिकेशन, ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। जो एएलपी बनना चाहते हैं कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।